के साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर और संसद के सत्र का आज आखिरी दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित किया। अपने लंबे संबोधन में उन्होंने विपक्ष को हर तरीके से साधने की हर संभव कोशिश की। किसी भी मोर्चे पर वो विपक्ष पर इजी नहीं गए, उन्होंने जमकर हमले किए, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो अधीर रंजन हो। उन्होंने खुल करके कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव उनके लिए दरअसल शुभ होता है। मणिपुर मामले पर भी उन्होंने बात की। बावजूद इसके विपक्ष संतुष्ट नहीं है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज पैनल में मेरे साथ सपा से निशांत ठाकुर जी हैं और बीजेपी से मेरे साथ सतेंद्र त्यागी जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राम 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 जी, नमस्कार। सबसे पहले सतेंद्र जी, आप आना चाहूंगी मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की बात तो की, लेकिन मणिपुर तक पहुंचने में और मणिपुर की बात शुरू करने में इतना वक्त लगा दिया कि विपक्ष को सदन से वॉकआउट करना पड़ा। सदन से विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद मणिपुर के मामले पर उन्होंने बोलना शुरू किया। मणिपुर का मुद्दा अहम था या विपक्ष को घेरना ज्यादा जरूरी था? शिवानी जी, मैं सभी अपने लाइव 24 के दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। लाइव 24 की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जैसा कि सभी लोगों ने देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2 घंटे 12 मिनट संसद में बोले और उन्होंने एक एक करके सारी बातें, जितने भी विपक्ष की तरफ से, पहले तो उनके कोई सवाल थे ही नहीं, सिर्फ कोई मुद्दे थे ही नहीं, सिर्फ हंगामा था। आपने भी देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष वाले हंगामा कर रहे थे, उनके कोई मुद्दे भी नहीं थे, कोई भी सवाल नहीं थे, कोई भी प्रश्न नहीं थे। 8 तारीख को, 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक एक बिंदु पर एक एक सवाल का जवाब दिया गया, सारी डिटेल बताई गई। लेकिन विपक्ष वालों को, क्योंकि सिर्फ उनको राजनीतिक रोटी सेकनी थी, उनको कोई भी मणिपुर की दंगों से या मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर के विपक्ष वालों को कोई भी चिंता नहीं थी। यदि उनको चिंता होती तो 8 तारीख को चर्चा करते, 9 तारीख को चर्चा करते, 10 तारीख को चर्चा करते। सदन जब चल रहा था तो छोड़ के भागते नहीं, उस पर चर्चा करते। यदि विपक्ष वाले खुद कह रहे थे कि मोदी जी को आना चाहिए, सदन में बोलना चाहिए, यदि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यदि बोल रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं तो उनको सुनने के लिए खुद समय निकाल कर आते हैं। लेकिन इनके पास में यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सवाल, उनके जो भी सवाल है उनका जवाब दे रहे हैं, तो इन पर इतना समय नहीं है कि सदन में बैठे, सदन को सुने। और इनके लिए मणिपुर से ज्यादा राजस्थान की रैली हो जाती है, इनके लिए सदन को छोड़ के राजस्थान जाते हैं, सदन को छोड़कर अपनी रैली निशांत ठाकुर जी के पास चलेंगे। और निशांत जी, मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष पर जमकर हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया तक को तोड़ दिया, I.N.D.I.A. इंडिया शब्द को भी तोड़ दिया गया है और भारत नाम का सहारा लिया गया है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और उनका साफ तौर पर कहना है कि देश विपक्ष में अविश्वास रखता है और अविश्वास प्रस्ताव दरअसल भाजपा के लिए शुभ है, एनडीए के लिए शुभ है। क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर की बात भी हालांकि की उन्होंने, लेकिन काफी देर के बाद और तब जब विपक्ष के काफी लोग सदन से वॉकआउट कर चुके थे। क्या कहेंगे आप? 2.5 से 3 घंटे के भाषण में 2 मिनट मणिपुर पे बात हुई और 15 मिनट हरियाणा राजस्थान पे अलग अलग जगह पे बात हुई। ये ध्यान भटकाना नहीं तो क्या है? संसद जो भी आवाज उठाएगा, चाहे उनकी सदस्यता रद्द की जाए या रोक की जाए। एक है आप आम पार्टी के, मैं देख रहा था अभी चैनल के माध्यम से, में मुझे लग रहा है उनकी सदस्यता लगा करके वर्कआउट के लिए रोक लगा दी गई है, समयावधि बढ़ा दी गई है। एक व्यक्ति और है आम आदमी पार्टी के हैं, शायद उन्हीं की सदस्यता पर रोक लगा दी गई है ताकि वो संसद में ना बोल पाए।
ये तो मैं आपके चैनल के निशान माध्यम जी, से या निशान विभिन्न जी, चैनलों वो के तो माध्यम रोक से लगाइए, राघव चड्ढा पर लगाइए, आप पूरी डिटेल पढ़िए। राघव चड्ढा फर्जीवाड़ा सुनो कर रहे यार, हैं, फर्जी भारतीय सुन जनता पार्टी के लीजिए, सांसदों का जो नाम लिख जनता की करके आवाज और उठाएगा उनको सत्येंद्र पेश जी कर रहे आपके हैं। पास अब आप लौटेंगे, ये संसद सत्येंद्र में जी स्वाभाविक आपके है, पास लौटेंगे। ये अभी फिलहाल स्वाभाविक अपने है, ये शांति को फर्जीवाड़ा बोलने करने दीजिए, के आपके लिए आ पास रहे हैं वो स्वाभाविक लौटेंगे लोग। है। सत्येंद्र जी। जी आप इसमें देश की जनता में या उत्तर प्रदेश की जनता में जहां भी भारतीय जनता पार्टी से विपरीत सरकारें हैं या विपरीत संगठन मजबूत विपक्ष का है, वही आवाज दबाने का काम किया जाता है, चाहे मीडिया के साथी हो, चाहे मैं हूं या कोई अन्य हो। राघव चड्ढा का शब्द मैं नहीं जानता कौन सदस्य है, मैंने न्यूज के माध्यम से पढ़ा है तो मैंने बता दिया। विशेष नाम ये जानते होंगे, बड़े बड़े भाई बैठे हैं क्या जी सत्येंद्र जी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के लिए विशेष नाम लेना अनिवार्यता नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है, जो जिसकी आवाज उठाएगा उन पर रोक लगा दी जाएगी। मणिपुर पे 2 मिनट बोले हैं, जबकि अधिकतम सदस्य बाहर जा चुके थे। अगर आप बात विशेषकर उत्तर प्रदेश की करेंगे तो बिजली पे बात नहीं करना चाहेंगे, जनसंख्या पर बात नहीं करना चाहेंगे, बढ़ती हुई बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि देश खुशहाली, राज्य सहित पूरा देश खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। कई विपक्षी बड़े नेताओं ने, कई पक्षी नेताओं ने ट्वीट किया है और उस पर जवाब तलब की कामना की जा रही है माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी से। क्यों? क्योंकि देश जानता है, विपक्ष जानता है, जनता जानती है, चैनल जानते हैं, सभी साथी जानते हैं कि जिस तरीके से गुमराह करके सदन को या सदन के सदस्य को या आम जनता को गुमराह करके सदन को अपनी बात रखी गई, पूरे व्यक्तित्व में स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी का काम किया गया। आप इस विशेष तौर पर सदन एक कानून के दायरे में, एक नियमावली में 53 पेज नंबर 74 भीमराव अंबेडकर जी लिखा है, द्वारा संविधान में लिखा है कि देश का प्रथम नागरिक यानी कि प्रधानमंत्री महोदय किसी एक पार्टी के नहीं होते। आप देख लीजिएगा, जितनी भी बातें गिनाई गई भारतीय जनता पार्टी की विशेषताओं को बताया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी लेकिन जब एक भी विपक्ष अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है, आलोचना निशांत जी विपक्ष अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है बीजेपी की सरकार के खिलाफ, तो जवाब भी तो उसी तरह से दिया जाएगा। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि मणिपुर का नाम काफी बार लिया गया संबोधन में, और मणिपुर में शांति का सूरज उगेगा, ये साफ तौर पर कहा है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारें अपनी तमाम कोशिशें कर रही हैं कि मणिपुर मामले पर जो भी दोषी हो उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए, और मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए दोनों ही सरकारें लगातार कार्यरत है। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। उन्होंने एक और बड़ी बात संबोधन में कही है, वो ये है कि विपक्ष को सरकार पर भारत में भरोसा नहीं है, भारत पर भरोसा नहीं है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला देते हुए कहा है, और कई अन्य मौकों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हमेशा पाकिस्तान पर भरोसा किया है, भारत पर कभी भरोसा नहीं किया है। ये एक बड़ा आरोप प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्ष पर लगाया गया है। क्या कहना चाहेंगे? किसी की बचकानी हरकतों को पूरे सदन के सामने, किसी की एक अन्य व्यक्ति की बचकानी हरकतों को पूरे सदन के सामने विपक्ष को बदनाम करना यह ठीक नहीं होता, क्योंकि विपक्ष की मर्यादा भारतीय जनता पार्टी की नजर में रह नहीं गई है, इज्जत विपक्ष की रह नहीं गई है, उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं। और जबकि संविधान के अकॉर्डिंग विपक्ष का एक अपनी मर्यादा होती है कि जब क्रूर नीतियों का रद्द, या फिर आप विपक्ष के पहलू देखिएगा, कोई भी सरकारें हो, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, कांग्रेस की और सपा की मैं बात नहीं करूंगा, मैं विपक्ष और पक्ष की बात करूंगा। विपक्ष की एक मर्यादा होती है कि विपक्ष की एक तुलना होती है, जब कठोर आरोपों के माध्यम से जनता पर त्रासदी या आरोप लगाए जाएं, या वो जनता वर्तमान सरकारों से खुश ना हो, तो विपक्ष का एक कर्तव्य बनता है कि जनता की आवाज को सड़क से लगाकर सदन तक उठाए। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसका बखूबी अपना निभा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी बैठे हैं, अगर बात कर विशेषकर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की करेंगे तो कोई एक बिजली का प्लांट बता दीजिए जो सपा सरकार में बना हो, बनने के बाद में योगी सरकार में बना हो, बीजेपी सरकार में बना हो। कोई रोजगारों का लेटर दिखा दीजिए, किसानों के लिए एमएसपी लाई गई, किसान संतुष्ट नहीं हुए, पत्रकारों के लिए योजना लाई गई, अतिरिक्त फंड की पत्रकार साथी संतुष्ट नहीं हुए, छात्रों के लिए 5 साल की नौकरी लाई गई, 5 साल
संतुष्ट नहीं है। जब इतनी सारी योजना जिसके लिए लाई जा रही है वो ही संतुष्ट नहीं है तो योजना बनाई किसके लिए जा रही है। और अगर बात सिर्फ और सिर्फ सदन की करेंगे तो सदन में बेटी के ऊपर हो रहे दुराचार पे मात्र 2 से ढाई घंटे के संबोधन में माननीय निशांत प्रधानमंत्री जी ने जी, लोगों ने सिर्फ 2 चुन के, मिनट, उन्हीं मात्र ठाकुर 2 समाज मिनट, के लोगों ने चुन के मात्र और 2 मिनट। उन्हीं छात्रों ने चुन के उनको सत्ता में बिठाया है। एक बार बिठाया, दूसरी बार बिठाया है और तीसरी बार भी बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है कि जनता उनके साथ है, जनता का विश्वास पार्टी में है। तो ये कहना कि पार्टी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, ये किस तरह से कह सकते हैं आप? किस तर्ज पर आप ये बातें कह सकते हैं कि खुश नहीं है? क्योंकि चुनकर तो उनको लगातार सरकार में जनता पहुंचा रही है। शिवानी जी, ये तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल जैसे सपने जो होते हैं ना, ये तो वही देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत गांवों में निवास करता है। उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत किसानी में निवास करता है, गांवों में निवास करता है, देहात क्षेत्र में निवास करता है। देहातों को ठगना, छात्रों को ठगना, गुमराह करके धर्म युद्ध की राजनीति से भटकाना, इस माध्यम से पहली बार सरकारें आई, दूसरी बार जनता ने भरोसा किया। सत्येंद्र जी, ये बड़ा आरोप है कि धर्म की राजनीति की जा रही है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार में इतनी तमाम योजनाओं से न तो छात्र खुश है। निशांत जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। फिलहाल मैं सत्येंद्र सर से एक सवाल ले लेती हूँ। मैं सत्येंद्र जी से एक सवाल ले लेती हूँ। निशांत जी, सत्येंद्र जी, निशांत सर का सीधा कहना है कि बीजेपी की योजनाओं से ना तो स्टूडेंट्स खुश है, ना किसान खुश है, ना गांव में निचले तबके के लोग खुश हैं। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री भी अपने संबोधन में, चूंकि उनके ऊपर मणिपुर के मामले को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन मणिपुर पर बात करने में काफी देर लगा देते हैं। इतनी देर के विपक्ष के काफी सारे लोग सदन से वॉकआउट कर देते हैं। लगातार पलटवार हो रहा है और फिर भी ये विश्वास है कि जनता का उनको साथ मिलेगा। शिवानी जी, बता देना चाहता हूं कि उन्होंने कटघरे में इतिहास गिनवा दिए हैं, सबके पुराने पाप गिनवा दिए हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि पुराने पापों का हिसाब कौन देगा। लेकिन सरकार में फिलहाल जिनकी पार्टी है, फिलहाल वो सरकार में है, फिलहाल उनकी पार्टियां सरकार में है और जगह जगह पे उनकी सरकारें हैं जहां से तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। मणिपुर में हमने देखा कि क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था और इस सरकार में भी चीजें कुछ बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो इस पर बात करने के बजाय उन्होंने विपक्ष को घेरना ज्यादा जरूरी समझा। उन्होंने अपने योजनाओं का व्याख्यान करना, उनकी व्याख्या करना, गुणगान करना ज्यादा जरूरी समझा और तब कहीं जाकर वो मणिपुर की बात करने पर भी लौटे हैं और बावजूद इनके उनको विश्वास है कि जनता चुनकर लाएगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए शिवानी जी, पहले तो मैं इनको उत्तर प्रदेश के जो सवाल उठाया देना चाहता हूं। आज हमारे प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी ने भी इनके विपक्ष के जो अखिलेश यादव जी थे उनको सदन में क्लियर जवाब दिया कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ करता था। इनके कार्यकाल में जो सपा का कार्यालय होता था वहां से लिस्ट जारी हुआ करती थी। यदि कोई भी जन कल्याणकारी योजना बनती थी तो विशेष समुदाय के नाम या उनके खुद के समुदाय के नाम वहां से सपा कार्यालय से लिस्ट बनती थी और उसके बाद में वो योजना जनता तक जाती थी। आज हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी ने यह क्लियर सदन में बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी 2014 और 2014 से लेकर के 2017 तक सपा की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट ऊपर से आई थी वो लिस्ट इनके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी ने किसी भी गरीब को देने का काम नहीं किया, क्योंकि वो अपने सपा के कार्यालय से विशेष समुदाय को देने का काम करते थे। लेकिन जब योगी जी आए तो उन्होंने ना तो, लेकिन सत्येंद्र जी कोई खुश नहीं है प्रधानमंत्री के संबोधन से, लोग खुश नहीं है, ना विपक्ष खुश है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है कि इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री डर गए हैं। वहां के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी यही कहना है कि पीएम के भाषण में दम नहीं था और वो इंडिया गठबंधन से डर गए हैं। वही डिम्पल यादव, डिम्पल यादव ने अपने छोटे संबोधन में कई सवाल किए हैं। सत्येंद्र जी, मेरी बात सुनिए। सपा से सांसद डिम्पल यादव ने अपने छोटे संबोधन में ही कई अहम सवाल किए थे बीते दिनों सदन में। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी की सरकार अहंकार में डूबी हुई है और जब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सदन में उनके उपस्थिति की मांग किए जाने के बाद पहुंचते हैं, इतने दिनों के बाद पहुंचते हैं, पहले आकर विपक्ष पर निशाना साधते हैं, फिर अपनी योजनाओं का व्याख्यान करते हैं, तब कहीं जाकर के मणिपुर पर बात करते हैं, वो भी जो सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा था।
तो कहीं ना कहीं डिंपल यादव की ये बात गलत नहीं लगती है, कहीं ना कहीं सही लगती है कि कहीं ना कहीं क्या अहंकार है। दूसरा सवाल जो डिंपल यादव ने किया वो ये है कि विपक्ष और पूरा देश जानना चाहता है कि मणिपुर मामले पर कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने ठिकानों पर एक्शन लिया गया है। सीधे तौर पर ये कह देना कि राज्य सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार काम कर रही है, क्या इतने जघन्य अपराध जो शमनीय है ही नहीं, उन पर केवल ये कह देना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के एक्शन ले रही है, काम कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, काफी है। अगर विपक्ष और पूरा देश स्पष्ट जानना चाहता है कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो उनको ये ब्यौरा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि मामला तो बहुत गंभीर है। अभी तक मणिपुर से 60,000 लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। तो क्या डिंपल यादव के ये आरोप बहुत हद तक सच लगने लगते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं अहंकार के मद में तो है, क्योंकि मणिपुर बॉर्डर के आसपास का एरिया है, वहां पे आर्मी है, और अगर सरकार वास्तव में चाहती तो स्थिति बहुत पहले नियंत्रण में आ सकती थी। 2 महीने लग गए। देखिए शिवानी जी, यदि आप मणिपुर पर बात करना चाहते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 1992 और 1993 ये जो मैतई और कुकी समुदाय के जो लोग हैं वो आज का झगड़ा नहीं है, आज से शुरुआत नहीं हुई है। ये 1992 1990 होती है। कप्तान क्यों छुट्टी पर गया? कप्तान क्यों छुट्टी पर गया? त्यागी जी, निशांत जी का ये भी एक बड़ा आरोप है। त्यागी जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। छुट्टी पर कैसे चला गया? जिले का अहम अधिकारी। देखिए, दंगा हो गया, होने के बाद लोग जेल चले गए, वो दूसरी बात है, स्वाभाविक बात नहीं है। दंगा हो गया, दंगा होने के बाद जेल चले गए, आरोप लग गया, ये हो गया, वो ये बेनजर और अहम भूमिका है कि आपकी सरकार होते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होते हुए, कट्टर सरकारें होते हुए दंगा विरोधी त्यागी जी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, विशेषकर ये सरकारें होते हुए दंगा कैसे हो गया? चाहे हिंदू मरा, मुस्लिम मरा, सिख मरा, बहन बनी, बेटी मरी, मर कैसे गए? कप्तान छुट्टी पे क्यों तत्काल रात में चला गया? सुबह मीनू, पता नहीं कौन लड़का, उसका वीडियो वायरल हुआ, उसका वीडियो वायरल जिले में जाने से पहले ही कप्तान ने देखा तो सत्येंद्र जी कई बड़े आरोप लगा रहे हैं निशांत ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में 6 साल जवाब ले लेते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं। जी सत्येंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल से है और 6 साल से शांति से वहां पर शांति से मणिपुर चल रहा है। और 92 में और 93 में 750 लोग मारे जाते हैं। उस टाइम किसकी सरकार थी? 2011 में 123 दिन तक मणिपुर बंद रहा, वहां पर कर्फ्यू लगा रहा। उस टाइम सरकार किसकी थी? क्या मणिपुर में ये आज दंगा शुरू हुए हैं? क्या जो कुकी समुदाय है, मैतई समुदाय है, वो आज मणिपुर में आया है क्या? लेकिन 6 साल से जो मणिपुर शांति व्यवस्था से चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर, वो 6 साल से वहां पर शांति बना रखा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर। जवाबदेही लेने में जाता क्या है? क्योंकि सवाल तो लाजिमी है और वाजिब है कि वहां पर सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। तो जवाबदेही लेने में जाता क्या है? लगातार विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बाय पॉइंट सारी डिटेल हर वर्ष किस तरीके से कितना परसेंटेज गिरा, कितना किसान जी सुनिए, किसान जी पहले आप सुनिए तो भाई, एक वर्ष का प्रतिवर्ष सवाल कुछ करना चाहते हैं निशांत जी आपसे, उनके सवाल को भी सुन लीजिए। विपक्ष के सवालों को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में बाकायदा एक डिटेल किस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल रही। कम से कम टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल्स पे तो इतनी इज्जत करिए कि वो अपने सवाल पूछ सके सत्ता पक्ष से। जी निशांत जी कहिए। लाइव के माध्यम से भी या चैनल के माध्यम से भी मैं विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहूंगा कि विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, चाहे मेरे भाई बैठे हैं साथ ही, चाहे इनका माध्यम देख लीजिए या किसी का भी, मैं शिवानी जी के माध्यम से एक बात भारतीय जनता पार्टी का निवेदन रखना चाहता हूं कि जब सरकारें आती है तो वो किस लिए आती है? पिछली सरकारों के दुख दर्द को भुला के वर्तमान सरकारें
संतुष्ट जनता के अनुसार आपकी पूरी बात मैं बड़ी करूंगा कि समाजवादी सरकार को उत्तर प्रदेश में नकार दिया गया। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, सदन में विपक्ष में रहने का हम लोगों को जन आदेश प्राप्त हुआ। जन आदेश भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ कि वो जनता की सेवा करे, किसानों की सुने, पत्रकार साथियों की सुने, मीडिया बंधुओं की सुने, किसानों की सुने, छात्रों की सुने। दूसरा अहम पॉइंट आप बार बार दोहराते हैं पिछली सरकारों के दंगे ना दोहराइए मेरे भाई, सिर्फ इतना बताइए कि इस सरकार में दंगा कैसे हो गया, कप्तान साहब कैसे छुट्टी पर चले गए, कप्तान साहब छुट्टी पर कैसे सत्येंद्र जी, चले आप गए। जवाब दीजिए मैं जवाब देता हूँ। कैसे चले गए, दंगा कैसे हो गया, जवाब देरी क्यों हो रही है? केवल मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, सरकारी काम दंगा कर रही होना है। लाजमी नहीं है, दंगा हो कैसे गया ये लाजमी रखता है, दंगा कैसे हो गया ये लाजमी नहीं, दंगा क्यों हो गया ये लाजमी है, दंगा क्यों हो गया ये लाजमी रखता है। नहीं, सुनिए निशान जी, सुनिए तो सही। मुरादाबाद में जब सपा की सरकार थी क्या हुआ? कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, तब क्या हुआ? तब क्या सो रहे थे क्या आप लोग? नहीं, तब क्या सो रहे थे? भारत देश में 29 स्टेट्स हैं, 29 राज्य हैं। राजस्थान में क्या हो रहा है आप बताइए? राजस्थान में क्या हो रहा है? ठीक है, मणिपुर पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, करनी चाहिए। गलत है, मणिपुर की बात गलत है, हम मानते हैं, लेकिन आज शुरुआत नहीं हुई है उसकी। राजस्थान में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार नहीं हो रहे हैं क्या? आप बताइए। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, वहां पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं क्या? उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? वो विपक्ष के लिए क्या मुंह बंद करने की बात है? क्यों नहीं वहां पर बात करते हैं? क्या इंसान सिर्फ मणिपुर में है? मणिपुर की हम बात करते हैं, हमारे गृह मंत्री बात करते हैं, हमारे रक्षा मंत्री बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम राजस्थान की भी बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की भी बात करते हैं, दिल्ली की भी बात करते हैं, बिहार की भी बात करते हैं। आप लोगों को भी बात करनी चाहिए। आप लोग यदि सदन में आए, आपने कोई आवाज उठाई? किसी भी व्यक्ति ने, विपक्ष के एक व्यक्ति ने एक भी आवाज उठाई क्या? मैं पूछना चाहता हूं निशान जी को, आप बताइए। मणिपुर, मैं मानता हूं मणिपुर में दंगा हुआ है, मणिपुर में, लेकिन यह शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से नहीं हुई है। ये शुरुआत आप इतिहास उठा के देख लीजिए। कुकी जो समुदाय है वो म्यांमार से आया था, मैतेई समुदाय ने उनको स्वागत किया था, और ये अंग्रेजों के टाइम से ये समुदाय मणिपुर में आया था। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है, और इसको कैसे बंद किया जाए इस पर भी काम चल रहा है। मैं विपक्ष वालों का तब मैं बोलता विपक्ष वालों को कि हाँ उन्होंने अच्छा काम किया है, वो सदन में जाते, इस पर चर्चा करते, और मिलकर के सत्ता के साथ एक टीम गठित होती और सत्ता के साथ सर्वदलीय बैठक की योजना और अपना सुझाव देते और मणिपुर पर चर्चा करते। तब मैं मानता विपक्ष वालों को कि हाँ वो राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहे हैं, ये इसमें भी मणिपुर में लोग मर रहे हैं, मणिपुर में यदि कोई भी दंगा हो रहा है उसके लिए वो निंदनीय है, मैं मानता हूं। लेकिन विपक्ष वाले उस पर भी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, जबकि उनको राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इस पर गहन अध्ययन करके, चिंतन करके सुझाव देना चाहिए था, और उस पर काम करना चाहिए था कि किस तरीके से ये दोनों समुदाय के लोग बात करें, मैतेई और कुकी समुदाय के लोग बात करें, और ये अत्याचार सत्येंद्र जी भी कुछ अहम सवाल उठा रहे हैं, उनके भी सवाल लाजमी हैं, उनके भी सवाल जरूरी हैं, और उनके इन सवालों के साथ साथ मैं भी पूछना चाहूंगी कि बीते दिनों सदन में ओवैसी ने भी बातचीत करते हुए कहा कि बिल्किस बानो क्या देश की बेटी नहीं थी। उनका कहना था कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और ये केवल उनका ही कहना नहीं था, महुआ मोइत्रा ने भी यही कहा था कि सब्जियां हिंदू हो गई हैं, बकरा मुसलमान हो गया है, बीजेपी सरकार में देश के ऐसे हालात हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तब भी उठता है जब विपक्ष खुद इतना हंगामा तब नहीं मचाती जब बिल्किस बानो के साथ देश में अत्याचार होता है, तब क्यों विपक्ष इतनी शांति में रहती है? मणिपुर में से जब कोई शर्मनाक, मैं ये नहीं कह रही कि घटना शर्मनाक नहीं है, बेहद शर्मनाक है और पूरे देश का सर पूरे दुनिया के सामने शर्म से झुक गया है, लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि एक तरफ जब आप बीजेपी पे ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ सब्जियां हिंदू हो गई हैं, बकरा मुसलमान हो गया है, अगर ओवैसी जी ये कहते हैं कि क्या बिल्किस बानो इस देश की बेटी नहीं थी, क्या प्रधानमंत्री को या बीजेपी को बिल्किस बानो का दर्द नजर नहीं आता, तो सवाल ये भी तो है कि विपक्ष भी तो तब उतना शोर नहीं मचाता। विपक्ष भी तो तभी शोर मचाती है जब बीजेपी
के शासित प्रदेश में कोई ऐसी घटना सामने आती है, विपक्ष भी अचानक तभी सशक्त हो उठती है, तभी अविश्वास प्रस्ताव आता है, ऐसा क्यों है? इस पर क्या कहना चाहेंगे निशांत जी? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप लगातार बीजेपी पर तो ये आरोप लगा सकते हैं कि धर्म की राजनीति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बाकी पार्टियां भी जब एक तरफ कुछ हो तो ही ज्यादा प्रबल हो उठती हैं और दूसरी तरफ अपनी नजरें थोड़ी सी तो चुरा लेती हैं। इस बात को मानिए निशांत जी। मणिपुर में 3 दिनों में 19 घंटे से भी अधिक अविश्वास प्रस्ताव पीएम के विपक्ष के माध्यम से लाया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का लाया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखे, बार बार प्रधानमंत्री जी बिटिया के प्रश्न में बात नहीं रख रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया मणिपुर की जैसी बहुत बड़ी जघन्य घटना के ऊपर, जिसमें बिटिया को निर्वस्त्र होते हुए देखा गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय पर अपना जवाब देना जायज नहीं समझा। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आया, जो कि एक प्रचारक के तौर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी को बोले, उसमें से मात्र 2 मिनट मणिपुर के मुद्दे पर। जयललिता का गेस्ट हाउस वाला कांड याद है आपको? जयललिता का गेस्ट हाउस वाला कांड याद है आपको? तब किसकी सरकार थी? प्रधानमंत्री जी बोले महिलाओं पर हो रहे अत्याचार। मैं आपको एक सवाल और बता देना चाहता हूँ। अविश्वास पत्र जो लाया जाता है ना, अविश्वास पत्र वो सरकार के खिलाफ लाया जाता है, सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है। तो यदि अविश्वास पत्र आता है तो उस पर सारे मुद्दे काउंट होते हैं, सारी बातों पर, सारी चीजों पर चर्चाएं होती हैं। अविश्वास पत्र जो आता है आप पढ़ लीजिए, वो सरकार गिराने के लिए होता है। 2018 में आया, उसके बाद 2023 में आया, और मोदी जी कह भी गए कि आप और तैयारी करिए। आपकी कोई तैयारी नहीं थी, 2028 में मिलेंगे, आप फिर अविश्वास पत्र लाइए। अविश्वास पत्र जो होता है वो सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है। आप इस बात को समझिए, और उसका प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है कि कैसे चलता है। उसको पक्ष को भी समय दिया जाता है और विपक्ष को भी समय दिया जाता है। निशांत जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान नहीं है, उन्होंने बल्कि भगवान को शुक्रिया कहा है कि ईश्वर की मर्जी से पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और ईश्वर की मर्जी से इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, और जनता ने पहले भी उनकी सरकार में विश्वास रखी है अपनी, और आगे भी रखेगी, और ईश्वर के आशीर्वाद से ये सब कुछ होगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि बीजेपी ने जयललिता के नाम का सहारा लिया, तो खुद आप कैसे भूल जाते हैं कि जयललिता के साथ जो गेस्ट हाउस वाला कांड हुआ था तब किसकी सरकार थी? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की आप बात कर लीजिए या उपचुनाव की बात कर लीजिए, अविश्वास की बात कीजिए या वर्तमान चुनाव उपचुनाव की आप बात कीजिए, स्वाभाविक है, चाहे समाजवादी की पार्टी की सरकारें हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें हो, मेरे या आजकल बड़ी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की रही, ये स्वाभाविक होता है। जब जिसके ज्यादा सदस्य हैं तो पक्ष में तो जाना ही है, इसलिए विपक्ष कर क्या पाएगा, उनके पास सदस्य ही नहीं थे। ये तो एक नाम के तौर पर कि माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में आए और एक बढ़ती हुई देश के ऊपर कुनीतियों के खिलाफ देश की सरकारों पे बोले, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यों को गिनाया, स्टार के प्रचारक के तौर पर काम किया। लेकिन नजरअंदाज कीजिए इन सब चीजों को, देखिए कि देश की सोच नजरअंदाज तो नहीं की गई, नजरअंदाज तो नहीं की गई। प्रधानमंत्री जी के संबोधन में मणिपुर का जिक्र कई बार किया गया, बार बार किया गया। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि वो करेंगे। शिवानी मैम परसेंटेज उठाइए, शिवानी मैम परसेंटेज उठाइए, राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता की परसेंटेज उठाइए, और माननीय प्रधानमंत्री जी की परसेंटेज उठाइए। पर माननीय प्रधानमंत्री जी का लगभग 2.5 से 3 घंटे में कंटिन्यू भाषण चला है, 2 मिनट, जो परसेंटेज मेरा नहीं है, आप लोगों के चैनल का परसेंटेज आज तक पे लाइव है, आप लोगों का लाइव है। 2 मिनट माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं और लगभग 27 मिनट राहुल गांधी बोले हैं, उनमें मुझे लग रहा 7 से 9 मिनट शायद। तो ये जानकारी है कि 7 से 9 मिनट, यानी कि परसेंटेज आप उठाइए। अरे निशांत जी, आप ये बताइए, ये मुद्दा कौन किसने उठाया? अविश्वास सदन में कौन लेके आया? विपक्ष वाले लेके आए ना। तो 30 का 30 मिनट यदि राहुल गांधी बोले तो भारत जोड़ो यात्रा तो कई सारे किए गए थे। भारत जोड़ो यात्रा कहाँ पे आ गई? भारत जोड़ो यात्रा क्यों आनी चाहिए उसमें? आप सरकार में है कि नहीं, सदन में भारत जोड़ो यात्रा कहाँ पे आनी चाहिए? सरकार में है भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर भाषण देते हैं, नहीं और वो इतनी गरिमा नहीं समझते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उनको सुना जाए, उसको सदन को छोड़ के चले जाते हैं।
नहीं, सदन को सत्येंद्र जो जी, हटाए आज जाते हैं। पूछने की कोई बात नहीं है। निशांत नहीं ठाकुर जी नहीं के सवाल है और ये वो जवाब दे रहे हैं। मैं भी उनसे सवाल पूछ रही हूँ, वो जवाब सरकार दे रहे है, हैं। और बात सही है कि वो मैं सरकार सरकार में हूँ, नहीं है। मैं सरकार हूँ, समाजवादी सरकार है क्या? मेरे बड़े भाई बताए भारतीय जनता पार्टी के, मैं सरकार हूँ, समाजवादी सरकार है लेकिन कि आप सरकार है? निशांत ठाकुर जी, ये बात तो ठीक है कि आप सरकार नहीं है, लेकिन लेकिन आप बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल I.N.D.I.A संसद के में साफ हिस्सा तौर है पर ना। कहा है कि जब उनके सरकार पर आप उंगली उठाते हैं तो अपने पुराने पापों को कैसे भूल जाते हैं? आप अब किस ये तो बात कह से मैं देते हैं जवाब कि दूं? इस सरकार पर, आप ये तो कह देते हैं कि जनता का इस सरकार में भरोसा नहीं है, लेकिन आप ये कैसे कहेंगे कि जनता को विपक्ष पर भरोसा है? क्योंकि विपक्ष की जब सरकारें थी तब भी देश के हालात तो कैसे थे हम सबने देखा है। जब सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे हमने भी देखा है। कार सेवकों आपने पर नाराजगी गोलियां हो किसने सकती है कि चलवाई? सदन में प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजनाओं को गिनवाया, लेकिन उन योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को हुआ है, ये बात सत्य है। तो राम विपक्ष की भक्तों जब पर सरकार थी, गोलियां आप कह किसने रहे हैं कि सपा चलवाई? की सरकार नहीं है, लेकिन जब सपा कार की सरकार सेवकों थी पर तब जो मायावती के साथ हुआ था आपको याद है? तो ये कहना तो आप कह रहे हैं शिवा कि ठीक है बीजेपी में लोग खुश नहीं है और बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन विपक्ष में विश्वास हो और विपक्ष पर जनता किसानों के विश्वास ऊपर करेगी गाड़ी कैसे चलाई करेगी? गई, कार बहुत सेवकों पर उत्तर प्रदेश गोलियां में चलवाई किसने चलवाई? बहुत बड़े निशान मंत्री जी, के ऊपर, कार सेवकों बहुत पर बड़े मंत्री गोलियां के बेटे ने चलवाई सोचे किसने थे किसानों चलवाई? पर गाड़ी चला दी। राम भक्तों पर नोएडा के गोलियां अंदर चलवाई रिक्शा किसने चलाने चलवाई? वाले, रिक्शा मुरादाबाद के चलाने जो वाले दंगे के हुए, ऊपर चलो आप सपा पर ही आ जाइए, सपा पर आ जाइए। मुरादाबाद में जो दंगे हुए उसमें इतने सारे हिंदू सत्येंद्र जी, आप समुदाय के जाट निशांत जी भाई को मारे बोल लेने गए, दीजिए। उसमें तुष्टीकरण की सत्येंद्र जी, राजनीति मैंने नहीं अभी थी क्या? निशांत जी से सवाल किया है, मुझे उनके जवाब तो लेने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। जी निशांत जी कहिए। इतनी बड़ी काबिल सरकारें, दोनों सवालों का मैं जवाब, शिवानी मैम आपका भी और भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी उनका भी। पहले साथी का जवाब दे देता हूँ। वर्तमान पिछली सरकारों के दंगे में, पहली तो बात यह है कि माननीय न्यायालय ने ठीक है में कॉम्प्रोमाइजिंग सर्टिफिकेट चुनाव में लगा है, उसी के माध्यम से चुनाव का गठबंधन हुआ था। डजन एक्स्ट्रा चार्ज में लोग खत्म हो गया मुकदमा। दूसरा मुकदमा कोई भी आप उठा लीजिए, माननीय अखिलेश यादव पर कोई एक एफआईआर हो तो मुझे दिखा दीजिए। दूसरी, अब बात करते हैं वर्तमान सरकारों की। विपक्ष में रहने का सदन को प्राप्त हुआ, भारतीय समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। हजारों लाख दंगे हुए, करोड़ों जनता मर गई, सब भूखे मर गए, गाड़ी चला दी, सब कुछ हो गया, सारी दोषी समाजवादी पार्टी है। लेकिन वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। समाजवादी पार्टी को नकारा गया उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल कहा हम तुमसे सरकार नहीं चलाना चाहते, तुम दंगा कराते हो, तुम भूखा मारते हो, सब कुछ करते हो, पत्रकार के साथ अभद्रता करते हो, अखिलेश यादव दोषी है, सब चीज लगाई गई, निशांत पे लगाए गए मुकदमे, अपहरण, देशद्रोही सब लगाए गए। लेकिन जिम्मेवारी अब किसको दी गई? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का अहम कार्य बनता है कि जनता को खुश करे। एमएसपी लाई गई, किसान खुश नहीं। ये 5 साल वाली नौकरी की योजना लाई गई, छात्र खुश नहीं। पत्रकारों के लिए लाई गई। मेरे सामने समाजवादी पार्टी के ऑफिस में मेरे साथी, बड़े साथी एक है मेरे आपके चैनल में ओनर, वो बता देंगे, वो स्वयं बैठे थे, मैं स्वयं बैठा हुआ था। गंजे होके पत्रकार साथी, शिक्षक छाती बाल कटवा के भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों पर अपनी गुहार सदन के सामने लगा रहे थे, लाठी चार्ज करके उनको हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं, इनकी जानकारी में होगा ये बात। लेकिन सारी बातों हटाइए, आज सरकार किसकी है? किसानों के ऊपर गाड़ी किसने चलाई? चैनी के बेटे ने, कौन आज भी मंत्री है। नोएडा में रिक्शा चलाने वाले के ऊपर बुलडोजर किसने चलाया? कोई एक प्लांट बता दीजिए। बिजली के एक प्लांट का एक नियम रहता है कि वो जितनी बनती है उतनी सप्लाई होती है, जितनी बनती है उतनी सप्लाई होती है। कोई एक प्लांट गिनवा दीजिए। माननीय मेरे साथी बैठे हैं, उसके प्रोटेक्टर रिपोर्टर एक जो नाम है, मैं तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं तो विपक्ष में हूँ, तो मुझसे तो आता ही नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूँ। मेरे साथी बैठे, वो उस प्रोटेक्टर का उस मशीन का नाम बतवा देंगे जिससे बिजली बनती है। लेकिन सब बातें ठीक है, चुनाव आ गया है, धर्म की राजनीति देश में है। माननीय प्रधानमंत्री टोटल भाषण में 2 मिनट बिटिया पर बोले हैं। क्यों? विशेषकर एक पार्टी का नाम लेके प्रचार किया है। मालूम है कि प्रचार होगा, अच्छा हो बुरा, लेकिन न्यूज में रहेंगे। और जो साथ, चाहे फाइनेंशियल से सरकार बनती हो, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े फाइनेंसर, बड़े बड़े उनके साथी मित्र हैं जिन पर लाखों अरबों खरबों रुपए का, हम जैसों के ऊपर 10 रुपए का लोन डूब जाए तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाएगी। शिवानी जी पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तुरंत 10 मिनट में एक मोबाइल की किस्त रोक दे। लेकिन बड़े मंत्री पैसा गायब करके चले गए, किसानों पे बात नहीं करेंगे, चेनी पे। अभी मेरे साथी बार बार गिनवा लेते, गैस हाउस कांड गिनवा रहे बार बार,
मायावती का एक कांड के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मेरी इतनी उम्र नहीं है कि उस कांड को मैं जानकारी में रखता हूँ। हाँ, मैंने पढ़ा है 2012 या जो भी संगठन में इनका गठबंधन हुआ था उसमें वो खारिज हो गया है मुकदमा। लेकिन अब बताइए तो आप कौन 2012 इस के बाद सरकार में पैदा खुश हुए है? हैं क्या निशान प्रचार जी? कीजिए, निशान जी आप 2012 के बाद निशांत जी, पैदा हुए हैं आप क्या? इंडिया प्रचार गठबंधन के कीजिए। अंतर्गत नहीं इंडिया प्रचार गठबंधन के कीजिए। नहीं आप अंतर्गत आप सभी नहीं एकजुट 2012 जब हो के बाद जाते हैं पैदा हुए हो विपक्ष के निशान एक जी। बैनर के तले, इंडिया गठबंधन के तले जब आप सब विपक्ष एकजुट हो जाते हैं तो सभी के कारनामों को जानना चाहिए ना, मायावती के कारनामों को भी जानिए, विशेष जानकारी भी लीजिए। और अब इसी के साथ सत्येंद्र त्यागी जी की तरफ चलेंगे। आप बार बार कुछ कह रहे थे सत्येंद्र जी, वो अभी आप पूरी बात कर बार लीजिए बार अपनी बात। और निशांत ठाकुर जी के भी बड़े आरोप हैं और मैं कहूंगी कि बहुत जायज आरोप हैं कि ठीक है मेरे कि आरोप सपा नहीं के है, सरकार में मेरे आरोप पहला नहीं है, मेरे आरोप पहला नहीं है, निशान जी जनता के सुनिए, सवाल है, मेरे आरोप नहीं चलिए अरे है। ठीक है, निशान जी सुनिए, चलिए जनता के सवाल, जनता के जनता के आरोप प्रतिनिधि आपको हम विपक्ष में बताते बैठे हैं। जनता के प्रतिनिधि की तरह उन्होंने सवाल उठाए हैं कि ठीक है कि हमारी सरकार में हालत सही नहीं थी, स्थिति अच्छी नहीं थी और इसीलिए जनता ने हमें नकार दिया और विपक्ष में बैठा दिया है। लेकिन अभी जनता ने जिनको चुन निशान करके बिठाया है उनकी भी जो जनता के प्रति जवाबदेही है उसमें कहीं ना कहीं कटौती हो रही है, वो पूरी नहीं हो रही है और जवाबदेही को सही तरीके से नहीं निभाया जा रहा है। ना केवल ये बल्कि प्रधानमंत्री के संबोधन से भी विपक्ष खुश नहीं है। हालांकि काफी मशक्कत करने के बाद, इतने दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी सदन में आए, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में ज्यादातर बातें विपक्ष पर तंज कसने में अपना समय व्यतीत किया, विपक्ष को घेरने में अपना समय व्यतीत किया। कांग्रेस, राहुल गांधी, अधीर रंजन वगैरह वगैरह सब पे निशाना साधने में उन्होंने समय व्यतीत किया। उन्होंने अपनी योजनाओं का व्याख्यान किया और मणिपुर पर भी उन्होंने बात की। मैं ये नहीं कहूंगी कि मणिपुर पर बात नहीं की, उन्होंने मणिपुर पर भी बात की, लेकिन जो अहम मुद्दा होना चाहिए था, जो उनके संबोधन का सबसे विशेष फोकस, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई, कमतर रह गई और विपक्ष इससे खुश नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप सत्येंद्र जी? क्या ये जरूरी नहीं था कि प्रधानमंत्री जी संवेदनशील होकर के पहले मणिपुर को एड्रेस करते, पहले मणिपुर पर बात करते? क्या ये जरूरी नहीं था कि जब पूरे देश का विपक्ष एकजुट होकर एक साथ उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा था और केवल इतना जानना चाह रहा था कि इस मामले पर एक्शन क्या हो रहा है, कितनी एफआईआर हुई है, कितनों को अरेस्ट कराया है, तो क्या ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था कि विशेष करके मणिपुर पर पहले बात की जाए? क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं था कि प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पर उनको जानकारी देते? पूरे देश को खुशी होती, विपक्ष को भी खुशी होती कि उन्होंने सवाल किया और उनको सदन में जवाब मिला। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। आश्वासन जरूर मिला कि मणिपुर में शांति का सूरज उगेगा और केंद्र और राज्य सरकार लगातार वहां पर शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मेरे देश के बड़े मैं नेता, जवाब देना चाहूंगा। मेरे देश के बहुत बड़े निशान जी नेता आप जवाब देने दीजिए ना। कुछ भी अरे निशान जी रुकिए, निशांत जी, तो मैं देने अभी दीजिए। सत्येंद्र जी की तरफ चलती हूँ, उनका जवाब पहले सुन लेते हैं फिर आपकी तरफ। शिवानी जी, जी सत्येंद्र जी। शिवानी जी आपने कई सारे सवाल एक साथ कर दिए हैं, तो मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो निशान जी जो कह रहे थे कि हमको जनता ने नकार दिया है, जनता को विपक्ष में बिठा दिया है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि सपा का एक नारा हुआ करता था कि खाली प्लॉट हमारा है, यही सपा का नारा है। तो जनता उससे परेशान थी। जो लोग बाहर नौकरी करते थे या विदेश में चले जाते थे, उनके बुजुर्ग लोग घर पे रहते थे या घर खाली रहता था, प्लॉट खाली रहता था, तो सपा का ये बहुत प्रचलित नारा था कि खाली प्लॉट हमारा है, यही सपा का नारा है। तो जनता ने इसलिए नकारा। दूसरी बात, जो चाचा भतीजे की लड़ाई थी, चाचा अपने लिए लड़ रहे थे, भतीजा अपने लिए लड़ रहा था। चाचा भतीजे लूट करना चाह रहे थे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को किस तरीके से लूटा जाए, ये हमारे प्रदेश की जनता देख रही थी और इसलिए उन्होंने, हमारे प्रदेश की जनता ने नकारने का काम किया। इसमें मैंने नहीं नकारा है, शिवानी जी ने नहीं नकारा है। सुनिए निशान जी, आप रुकिए, आप पहले बात को खत्म होने दीजिए। कई सारे सवाल हो गए एक साथ, मैं सबका जवाब दे लेता हूं, उसके बाद आप दोबारा बोल सकते हैं। तो जो नकारा गया है वो जनता के द्वारा नकारा गया है और जनता ने इसको क्यों नकारा है, इसका कारण आपको पता है, जनता को पता है, सबको पता है। इसलिए सपा आज विपक्ष में है। अब आ जाइए यूपी की भाजपा सरकार पर। आपको भी पता है, पूरी जनता को पता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी को 2017 में प्रदेश की जनता ने चुन करके भेजा और 2022 में उससे ज्यादा बहुमत से, उससे ज्यादा सीटों के साथ दोबारा से चुन करके भेजा है। इसका मतलब यह सिद्ध होता है, इसमें यदि विपक्ष वाले कहते हैं
नाखुश होते हैं तो इससे कोई लेकिन फर्क नहीं सत्येंद्र पड़ता जी, है, जब देश क्योंकि के तमाम बड़े विपक्ष के जनता नेता और देश के समस्त विपक्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किसी संवेदनशील मुद्दे पर मैं वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखे, उनको जानकारी दे, शिवानी इसके जी, बदले जब उनको केवल शिवानी जी, आश्वासन आपने दिया कई जाए और सारे सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा लगे आपने कि अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक की तरफ केवल अपनी योजनाएं बता रहे हैं, विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निराशा तो लाजमी है। शिवानी जी, मैं आ रहा हूं। आपने कई सारे सवाल एक साथ कर दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार पर इन्होंने सवाल उठा दिए थे, आपने भी सवाल किया था। अब मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 2 घंटे 12 मिनट का भाषण दिया है, उसको मैं बता देना चाहता हूं और आ जाना चाहता हूं उस पर। अब मैं बताता हूं कि I.N.D.I.A जो विपक्ष का है, जो पहले तो इनको ये नाम, मैं यदि होता तो इनको तुरंत इस पर FIR होती और इनको, क्योंकि इस तरीके से ये किसी भी देश का नाम नहीं रख सकते। ऐसे तो प्रत्येक पार्टी रख लेगी इंडिया नाम, INDI, भारत रख लेगी। इस तरीके से पहले इन्होंने जो नाम रखा है वो गलत नाम रखा है। और इसमें जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि I.N.D.I.A में भी इन्होंने NDA का सहारा लिया है। बिना NDA के इनके 2 I को हटा दीजिए, एक इनके दलों का आई और एक कांग्रेस का आई, तो NDA बचता है। तो इन्होंने INDIA में भी NDA का सहारा लिया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं विपक्ष से यह सवाल करना चाहता हूं कि ये लोग बार बार मुद्दा उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए, प्रधानमंत्री जी सदन में बोले। प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने बोला, बाकायदा जो प्रोटोकॉल था, 8 तारीख को बोले लोग, 9 तारीख को बोले, पक्ष के भी बोले, विपक्ष के भी बोले। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि मणिपुर पर यदि आप कह रही हैं बार बार, तो मणिपुर पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरी डिटेल में एक एक चीज बाकायदा बताई है, विद फैक्ट एंड फिगर। यदि निशान जी को भी मैं बता देता हूं और विपक्ष वालों को भी, सबको मैं बता देता हूं कि द्वारा से वो उस रिकॉर्डिंग को चेक करें, देखें। उसमें गृह मंत्री जी ने साल दर साल किस तरीके से दंगे के परसेंटेज कम हुए हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर 6 साल, मतलब एक कार्यकाल शांति के साथ गुजरा है, दूसरा कार्यकाल 6 साल का, मतलब एक 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है मणिपुर में, दूसरा कार्यकाल 1 साल शांति के साथ गुजरता है। सत्येंद्र जी काफी समय से आपके और मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं, बल्कि आपके सवालों को जो मैंने पूछा उसके जवाब दे रहे हैं। संतुष्ट हैं आप इन जवाबों से? क्या कहना चाहेंगे निशांत जी? चलिए सत्येंद्र जी, आपके जवाब से विपक्ष कितना संतुष्ट है जान लेते हैं। चलिए जी। देखिए शिवानी जी, विपक्ष वाले तो कभी भी खुश नहीं होंगे। विपक्ष वाले, किसान सम्मान निधि आती है, 6,000 रुपए किसानों को दिया जाता है, क्योंकि वो विपक्ष वालों के खाते जेब में नहीं जाता है, तो विपक्ष वाले कभी खुश नहीं होते हैं। मेक इन इंडिया बनाया जाता है, स्टार्टअप बनाया जाता है, डिजिटल इंडिया बनाया जाता है, बहुत सारे जन कल्याणकारी योजना लाई जाती है, तो विपक्ष वाले खुश नहीं होते हैं, क्योंकि विपक्ष वालों को लगता है कि जैसे वो पहले कमाई किया करते थे, जैसे उनका पहले काला धन इकट्ठा हुआ करता था, जैसे वो पहले धंधे किया करते थे, उस तरीके के सारे काम, सारे भ्रष्टाचार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बंद करने का काम किया है। क्योंकि यूपीए के एक प्रधानमंत्री होते थे, वो कहते थे कि मैं मंच से बोलते थे, ऐसा नहीं कि बैठकों में बोलते थे, खुले मंच से बोलते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं, 85 पैसे का पता नहीं चलता है कहां पर चले जाते हैं। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यदि 6,000 रुपए की किस्त किसान के खाते में भेजते हैं और एक बटन दबाते हैं तो सीधा 6,000 रुपए किसान के पास जाता है। ये भारत का विकास है, ये भारत को आगे बढ़ाने का काम है। डिजिटल इंडिया पर मैं कह देना चाहता हूं, विपक्ष वाले कहते थे, शिवानी जी आपने भी देखा होगा, विपक्ष वाले डिजिटल इंडिया पर कहते थे कि हमारे देश की जनता तो अनपढ़ है, गंवार है, मोबाइल चलाना नहीं आता है। और जब डिजिटल इंडिया भारत में आया था और मोदी जी ने लॉन्च किया था, तो कितने उपहास उड़ाते थे, मजाक करते थे। लेकिन आज हमारा देश पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डिजिटल इंडिया पर, यूपीआई पर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री का काम है। जनधन खाते जब खोले गए तब विपक्ष वालों ने कितना विरोध किया, लेकिन ये सारी चीजें
देश को किस तरीके से विकसित किया जाए, देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे 1 रुपए भेजा जाता है 1 रुपए जनता तक पहुंचे, ये इसका एक प्रोसीजर था, प्लानिंग थी एडवांस में कि कैसे मैं 1 रुपए भेजूं और 1 रुपए जनता तक पहुंचे। ये सारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने डे 1 से शुरुआत करी है। मैं शिवानी जी एक बार और बताना चाहूंगा कि क्लीन इंडिया जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए और उन्होंने क्लीन इंडिया पर फोकस किया तो किस तरीके से विपक्ष वाले तिलमिला जाते थे। आपने भी देखा होगा शिवानी जी कि जिस तरीके से बात भूल रहे हैं आप, बार बार एक बेहद जरूरी बात भूल रहे हैं कि सदन में ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये उनकी योजनाओं को फेलियर बता करके तो लाया नहीं गया था। ये अविश्वास प्रस्ताव तो मणिपुर में जो कांड हुआ उसके लिए लाया गया था। प्रधानमंत्री जी भी कल सदन में अपनी योजनाएं गिनवा रहे थे, आप भी अपनी योजनाएं गिनवा रहे हैं। जब सरकार और विपक्ष के लोग जब साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ठीक है हमारी योजनाओं से जनता संतुष्ट नहीं थी, इसीलिए हमको विपक्ष में ला करके बिठा दिया है, लेकिन मौजूदा सरकार में देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, धर्म को लेकर के हो रहा है, महिलाओं के साथ जो अपराध हो रही है, उन चीजों से भी अगर जनता खुश नहीं है, अगर विपक्ष के तमाम लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो बात उस मुद्दे पर की जाएगी ना जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, कि बैठ करके आप योजनाएं गिनवाएंगे। देखिए अविश्वास पत्र भारतीय जनता पार्टी का काम है गुमराह करके राजनीति करना, ओपीएम की पुड़िया निकाल के ध्यान भटकाना। उसी राह पर है मेरे साथी भी, बराबर शुरू हो गए हैं, बराबर रेगुलर, ये हुआ वो हुआ वो हुआ वो हुआ। सदन में कितनी मिनट बात करी, स्पीकर वॉइस चेक कराइए इनकी, कितने सेकंड भी इन्होंने बात करी बिटिया के निर्वस्त्र पर, कितनी सेकंड बात करी इन्होंने आरोपों पर, हो रहे महिला सिपाहियों के साथ दुराचार पर, कितनी सेकंड बात करी इन्होंने, पत्रकारों पर कितनी सेकंड बात करी, बढ़ती हुई महंगाई पर कितनी सेकंड बात करी इन्होंने, बिजली पर कितनी सेकंड बात करी इन्होंने, जनसंख्या जनगणना कराने पर। नहीं, प्रचारक के तौर पे काम करेंगे। अभी पूछो किसानों के ऊपर किसका गाड़ी चलाई, प्रधानमंत्री है, आपको जानकारी है बिजली की मेरठ में सरकार में कितने घंटे बिजली मिल रही थी, आज के टाइम में कितने घंटे बिजली मिल रही है, आप पहले जानकारी रखिए। निशान जी प्रधानमंत्री का जानकारी रखिए, प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में पहले महिलाओं पर कितना अत्याचार होता था, गरिमा नहीं रखी है, कोई विपक्ष की गरिमा नहीं रखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टारक के तौर पे संबोधन किया है। मेरी औकात नहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ शब्द बोल सकूं, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, सभी साथी जानते हैं कि जिसकी भी आवाज उठेगी उसकी आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। लेकिन अगर बात परिवारवाद की, माननीय अखिलेश यादव से पहले सांसद कौन बना, माननीय गोरखपुर सांसद श्री योगी आदित्यनाथ जी बने, उन्होंने मठ पर कब्जा किया, मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए, कई सारे दबा दिया जाएगा। बार बार आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जिसकी आवाज उठेगी दबा दिया जाएगा, समक्ष आएगी, लेकिन फिर भी लगातार आप ऐसी बातें क्यों कहते रहते हैं कि जिसकी आवाज उठेगी उसको दबा दिया जाएगा। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो समझिए कि आप अपने देश की बात करते हैं और वैश्विक मानचित्र पर फिर आपके देश की जो इमेज है आपके देश में सबसे ज्यादा आजादी है, ऐसा नहीं है। विधायक जेल गया, शिवानी जी सबसे विधायक जेल जा रहे हैं, मैं जेल जा रहा हूँ, करेगा देश के प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष वाले यूज करेंगे, जितने ज्यादा शब्द यूज करे गए हैं वो देश के प्रधानमंत्री के लिए सबसे ज्यादा विपक्ष वालों ने। सत्येंद्र जी की बात सुनिए, सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि जब इस तरह की जब पक्ष और विपक्ष के दायरे में और मर्यादा में रहकर के जब बात की जाती है तो कई दफा कुछ चीजों का उल्लंघन हो जाता है। जब आप कहते हैं कि जिसकी आवाज उठेगी दबा दी जाएगी, तो इस तरह से आप देश के भी आपको अभिव्यक्ति की आजादी है और इस देश में भी है। जब तमाम विपक्ष दल अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, जब जिद पे अड़े रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और प्रधानमंत्री जी सदन में आते हैं, आपकी नाखुशी हो सकती है उनके बयानों से, उनकी बातों से, लेकिन ये कहना कि जिसकी आवाज उठेगी उसको दबा दिया जाएगा, कई दफा, एक दफा नहीं, बार बार मैं पहले भी बहुत बार सुन चुकी हूँ, तो ये कुछ ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र त्यागी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ या देश के, जब आपको ये शिकायत होती है कि प्रधानमंत्री जी
प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री की पद का गरिमा रख के नहीं बोलते, प्रचारक की तरह बोलते हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष वाले भी कई दफा उनके उस ओहदे का सम्मान नहीं करते। जब प्रधानमंत्री जी के टाइटल को लेकर रैली को संबोधित करते हुए कहा जाता है कि ये सरनेम वाले चोर होते हैं, उस वक्त भी प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रखी जाती आप लोगों की तरफ से, तब क्यों नहीं दुख होता है? सबसे ज्यादा गालियां हमारे देश के प्रधानमंत्री को देने का काम किया है तो इस विपक्ष ने देने का काम किया है। चौकीदार बोला इन्होंने जितनी गालियां मेरे को, मैं इस लाइव 24 पर वो गालियों का उपयोग नहीं करूंगा, उन अपशब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन जितनी भी गालियां हैं एक भी गाली इन्होंने छोड़ी नहीं होगी। ढूंढ ढूंढ के सारी गालियां देने का काम इन विपक्ष वालों ने किया है और ये बात करते हैं कि इनकी आवाज को दबाया जा रहा है। आप बताइए, इनके विपक्ष के जब भी कांग्रेस की सरकार थी, बताइए राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल में लगाया गया? बताइए 5 मार्च 1966 में हेलीकॉप्टर से जनता के ऊपर किसके द्वारा गोलियां चलाई गई? बताइए। भारत देश में रहते हैं, भारत देश के नागरिक हैं, भारत देश के निवासी हैं और हमारी जनता पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अधीर रंजन चौधरी यदि अपने दिल से बोल रहे होते तो वो भी ये बात कहते सदन में कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वो नेता है जिन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर कितना विपक्ष में कितना बोला। आप लोगों ने उनकी डिबेट पिछली उठा के देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया। यदि अधीर रंजन चौधरी की दिल की बात सुनेंगे तो वो आगे बढ़ के ये कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बैनर के अंतर्गत पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और अधीर रंजन जी और सपा के अखिलेश यादव, बिहार के नीतीश कुमार सभी एक हैं और ये सभी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में हुए घिनौने कांड को लेकर के था और कहीं न कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संबोधन में इस बात को प्रमुखता न देकर के अपनी योजनाओं को प्रमुखता देते हैं, विपक्ष का व्यंग उड़ाने को प्रमुखता देते हैं, विपक्ष पर तंज कसने को प्रमुखता देते हैं, तो कहीं न कहीं निराशा होती है विपक्ष को भी और देश की जनता को भी। और शायद यही कहना है निशांत ठाकुर जी का भी। और इसी के साथ निशांत ठाकुर जी से भी सुनेंगे कि क्या कहना चाहेंगे वो। सत्येंद्र त्यागी जी भी शिवानी जी बस एक लाइन में बोलूंगा। शिवानी जी एक लाइन, आप वक्त कहेंगे। शिवानी जी जिस सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा कि जिनके दिल नहीं मिलते हैं वो दल कैसे मिल सकते हैं? आप बताइए, जिनके दिल नहीं मिलते हैं वो दल कैसे मिल सकते हैं? क्या ममता बनर्जी, कांग्रेस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, इन सबकी कोई इनके दिल मिलते हैं उनके दिल भले ही नहीं मिलते हैं और उनकी पार्टियां भले ही अलग है, उनके पर्सनल गोल्स भी अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी एक मुद्दे को लेकर के तो एकता बन सकती है। और मणिपुर में जो कांड हुआ है उससे कहीं ना कहीं देश में यही हुआ है। मणिपुर को लेकर के समूचा विपक्ष एकजुट हो गया है। उससे पहले हालांकि विपक्षी एकता की कवायद उससे पहले से हो रही थी, बिहार से इसकी शुरुआत हो गई थी, नीतीश कुमार ने इसकी अगुवाई की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मणिपुर में जो हुआ इसको विपक्षों ने सही तरीके से नहीं लिया। ये भी कहेंगे कि सही तरीके से भुनाया है, लेकिन ये कहना भी सही नहीं कि अगर ऐसी चीजों पर सवाल विपक्ष नहीं उठाएगा देश के अंदर तो कौन उठाएगा? अगर विपक्ष इन चीजों पर सवाल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? अगर विपक्ष सरकार से सवाल नहीं करेगी तो कौन करेगी? तो ऐसे में विपक्ष के सवाल से घबराना तो नहीं चाहिए त्यागी जी। चलिए निशांत ठाकुर जी की तरफ चलेंगे, क्या कहेंगे आप सर? शिवानी जी कोई नहीं घबरा है, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं घबरा है। 8 तारीख को बोले, 9 तारीख को बोले, 10 तारीख को बोले, जब भी मैंने सवाल किए पूरा बोले। विपक्ष वाले राजनीति की रोटी सेकते हैं, विपक्ष वाले सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रोटी सेकते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। विपक्ष ने भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। निशांत ठाकुर जी आपको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर वो बोलना शुरू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो चलिए उनको सुन ही लेते हैं। निशांत जी नहीं क्या बोलेंगे? सदन में तो बोल नहीं पाए, सदन में तो 2-3 दिन में कुछ नहीं बोल पाए। बताइए, चाचा भतीजे तो एक नहीं हो पाए, बार बार जुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। IN.D.I.N.G.I.A को मिलाने चले हैं, चाचा भतीजे तो अभी तक नहीं मिल पाए इनके। सभी विपक्ष के दलों ने अपनी बात रखी है और अहम और जायज सवाल उठाए हैं। सपा से भी डिंपल यादव जी ने काफी अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सरकार अहंकार में जुड़ी हुई है
और विपक्ष केवल इतना जानना चाहता है कि मणिपुर मामले पर कितनों पर एक्शन हुआ, कितनी गिरफ्तारियां हुई, क्योंकि 60,000 लोगों का वहां से डिसलोकेशन हुआ है। बकायदा उन्होंने पूरे डेटा के साथ बात रखी अपनी, और सभी विपक्ष के नेताओं ने ऐसा किया है। तो ऐसा मत कहिए कि विपक्ष कुछ कह नहीं पाया, विपक्ष ने बेशक कहा है। हालांकि मैं कहीं ना कहीं कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी उस तरह से नहीं कह पाए। कितने भी चौके छक्के उन्होंने मार लिए, विपक्ष को घेर लिया बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं मणिपुर मामले पर उन्होंने उस तरीके से बात नहीं की जिस तरीके की बातचीत की अपेक्षा थी। चलिए अब इसी के साथ मैं निशांत ठाकुर जी के पास एक बार आखिरी बार चलना चाहूंगी, समय की कमी है। निशांत जी। सदन की गरिमा माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन में रखनी चाहिए थी, और इस चैनल की गरिमा जो मेरी तो औकात नहीं मेरे साथी के सामने अभद्रता करने की, अपनी बात रखने समाजवादी की, मैं समाजवादी और जनता की बात रखने के लिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम और समाजवादी विचारधारा के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से मैं जनता पर बढ़ रही कुनीतियों की बात लाइव 24 के माध्यम से रखना चाहता हूँ। कोई भी योजना उठा लीजिए, मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव की आप विशेषकर बात कीजिए, प्रोग्राम अविश्वास प्रस्ताव पर है, संसद के में संग्राम पर है। इस संग्राम के मद्देनजर यही निष्कर्ष निकल के आया है जो विपक्ष ने जिसका आकलन किया है, और चैनलों के बड़े विपक्ष के बड़े चैनलों ने जो संतुष्टिकरण इसका निष्कर्ष निकाला है कि माननीय प्रधानमंत्री की परसेंटेज 0.311 रही है, जिन शब्दों में मणिपुर की घटना पर ये बोले हैं। एक मात्र प्रचारक के रूप में काम किया है, और स्वयं भगवान की भविष्यवाणी करते हुए आने वाले चुनाव में विजय की घोषणा करने की कोशिश करी है। लेकिन ऐसा नहीं है। INDAIA संगठन के माध्यम से कुनीतियों के रथ को रोकने के लिए जनता काम करेगी और काम करने की कोशिश कर रही है। एलायंस का नाम ही सही नहीं ले पा रहे हैं, एलायंस का नाम ही गलत लिया है इन्होंने। इंडिया के संगठन में ये कितने RBI में I.N.D.I. बोलना पड़ेगा। अलायंस है वो, विपक्ष है वो, यूपीए का वो क्रियाकलाप हो चुका है, खुद ही कर दिए। दुकान का नाम बदलने से सामान नहीं बदला जाता। और 92-93 में मैं बता देता हूँ, चलो आप बात करो। 92-93 में मणिपुर में 750 लोग मारे गए। उस टाइम प्रधानमंत्री मौन है, बोले तो नहीं थे। मान लो आपको, मान लो 2 घंटे 12 मिनट बोले अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री। 92-93 में मणिपुर में 750 लोग मारे गए। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह शांत रहे। 2011 में 123 दिन तक कर्फ्यू रहा मणिपुर में, एक दिन भी प्रधानमंत्री नहीं बोले। कश्मीर में 40,000 लोग मारे गए, कश्मीर में 40,000 कश्मीरी पंडित बोले मारे गए। आप लोग नहीं बोले। चलिए बातचीत को विवाद में नहीं बदलते हैं, और समय भी समाप्त होने को है। और मैं आप दोनों का धन्यवाद देना चाहूंगी डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मैं बता दूं कि संसद सत्र का आज आखिरी दिन है, और संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मणिपुर में हुए कांड के बाद समूचे विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया था, जिसके लिए उनकी मांग थी कि सदन में आकर प्रधानमंत्री जी सदन को संबोधित करें। विपक्षियों की मांग को मानते हुए, आखिरकार मानते हुए, मैं कहूंगी कि दिन लग गए ऐसा होते हुए, प्रधानमंत्री जी सदन में आए और उन्होंने सदन को संबोधित किया। अपने लंबे संबोधन में उन्होंने अपनी योजनाएं गिनाई, उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया, उन्होंने व्यंग कसे, तंज कसा, और उसके बाद मणिपुर पर भी बात की। इस दौरान कई सदन के लोगों ने संसद से वॉकआउट भी किया, जिसके बाद मणिपुर की बात हुई, और प्रधानमंत्री जी ने खुद देश को और मणिपुर की जनता को यह विश्वास दिलाया है कि मणिपुर में शांति का सूरज जल्द उगेगा, मणिपुर में शांति फिर से बहाल होगी, और केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें इस तरफ पूरी तरह से अग्रसर है, और ऐसा करने में सफलता भी उन्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने देश की जनता में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने कहा है कि जनता एक बार फिर इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करेगी, और खुद जनता बीजेपी में विश्वास रखती है। उन्होंने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को अपने लिए शुभ बताते हुए कहा है कि 2024 के चुनाव में भी बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। लाइव 24 पर मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव 24।